प्रिय विद्यार्थियों, पहले पैराग्राफ में, पहले पार्ट में हमने भूमि से संबंधित जो विशिष्टताएं हैं, जो ज्ञान हैं, उस पर लेखक का क्या विचार है उसका वर्णन किया। अब हमारा इसी में दूसरा चैप्टर आता है, दूसरा पार्ट आता है जन। जन माने भूमि पर निवास करने वाले व्यक्ति। अब हम जन पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि जन किसे कहते हैं और जन से हमारा क्या तात्पर्य है। लेखक कहते हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथिव्याः। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि यदि विशाल भूभाग हो और उस पर निवास करने वाला कोई न हो तो उस भूभाग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला है, किसी की भी भलाई नहीं होने वाली है। इसलिए भूभाग तभी सार्थक होगा, तभी सफल होगा जब उस पर रहने वाले व्यक्ति होंगे। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। प्रिय छात्रों, लेखक का कहना है कि यदि मन में ऐसा भाव हो कि भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, तब जाकर के धरती के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसका हमको एहसास होगा और हमारे मन में राष्ट्रीयता का भाव जागृत होगा। राष्ट्रीयता की कुंजी अर्थात जिस प्रकार किसी ताला को खोलने के लिए कुंजी चाहिए, एक हल चाहिए, समाधान चाहिए, वैसे ही राष्ट्रीयता रूपी एक भाव है। इसको जागृत करने के लिए यह भाव मन में जागृत होना अत्यंत आवश्यक है कि धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र की भांति हैं। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अगर यही भावना मन में रहती है तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति, हर जन लग करके राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करेगा। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए प्रकट हो जाता है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै, अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। प्रिय छात्रों, लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से माता अपने पुत्र के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, उसी प्रकार से एक पुत्र को भी अपनी माता के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखना चाहिए। यदि प्रेम स्वार्थी हो गया तो निश्चित तौर पे उसका पतन तय है। उसी प्रकार से हम मातृभूमि को, धरती को अपनी माता के समान मानेंगे, तब जाकर के हम अपने पुत्र धर्म का सही से निर्वहन कर पाएंगे। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है,
इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो भूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जन से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेद उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंग में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत पैराग्राफ में बड़ी ही मार्मिक बात बताई गई है लेखक द्वारा। लेखक कहते हैं कि यदि इंसानों में आपसी भेदभाव रहेगा, मतभेद रहेगा, तो हमारी मानवता विकसित नहीं होगी। और मानवता के विकसित होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अवसर मिलना चाहिए। सबको आगे बढ़ने का उचित अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। इंसानों के द्वारा उसमें भले ही भेद कर दिए गए हों, लेकिन प्रकृति कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। इसलिए प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हमें एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और निश्चित तौर पर इस प्रगति के मार्ग में सबको भागीदार बनाना चाहिए। अगला पैराग्राफ देखते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन की संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख कभी दुख, लेकिन सफल मनुष्य वही है जो दुखों को पीछे छोड़कर सुखों की तरफ आगे बढ़े और निरंतर अपनी उन्नति का प्रयत्न करता रहे, झंझावातों को झेलता रहे, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ने के रास्ते सिखाता रहे। यहाँ तक था हमारा राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा भाग, जन। अब हमारा तीसरा भाग आता है, संस्कृति। प्रिय छात्रों, यह एक भावात्मक शब्द है जिसका हमारे मन पर एक स्थान पर एक संबंध बनता है। संस्कृति क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कई बार हम भ्रम में रह जाते हैं और संस्कृत और संस्कृति एक जैसे ही मान लेते हैं। संस्कृत एक विषय है, एक भाषा है, और संस्कृति का अर्थ होता है मनुष्यों के रहन सहन का स्तर, जीने का ढंग। ये सारी चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिन सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की शाश्वत जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है।
संस्कृति के विकास और अभ्युदय द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र स्वरूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस राष्ट्र से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। प्रिय छात्रों, संस्कृति के संबंध में बताते हुए लेखक कहते हैं कि संस्कृति का अर्थ होता है व्यक्ति के रहन सहन जीने का ढंग। यदि किसी में संस्कृति का अभाव है, किसी ने अपनी संस्कृति को नहीं पहचाना, तो ऐसे जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध क्या है? रामायण काल में एक राक्षस की कल्पना की गई थी जिसका कमर का भाग, जिसका पूरा शरीर जो है उसके घुस गया था और केवल सिर मात्र उसका दिखाई पड़ रहा था। तो यानी संस्कृति बिना कल्पना, बिना शरीर वाले मनुष्य की है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपनी संस्कृति को समझेंगे तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय छात्रों, भारत के संबंध में कहा जाता है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। हमारे धर्म दर्शन में यह बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में आया हुआ है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृति का आधार क्या है? सहिष्णुता और समन्वय। सहिष्णुता क्या है? दया, परोपकार, सहनशीलता, उदारता, ये सारे गुणों का समन्वित रूप ही सहिष्णुता है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है और हर किसी को अपनी संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं छात्रों। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक गतिविधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। प्रिय छात्रों, यह पैराग्राफ अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें समझने वाली बातें हैं। खास तौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न भाषा भाषियों का क्षेत्र रहा है, इसलिए हर किसी के रहन सहन का ढंग तो अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी संस्कृति जो मूल रूप में है वह भारतीय संस्कृति है। सबका एक ही उद्देश्य है, मिलजुल कर आपस में बात करना। लेखक ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जंगल में प्रकृति के द्वारा तमाम वनस्पतियाँ प्रदान की गई। सभी वनस्पतियाँ स्वतंत्र रूप में जंगल में विकसित होती हैं। कोई भी वनस्पति एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाती, हानि नहीं पहुँचाती है। उसी प्रकार से हम सबको भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और बिना एक दूसरे को प्रभावित किए, बिना एक दूसरे के प्रगति में बाधा उत्पन्न किए हुए अपनी प्रगति को प्राप्त करना है। सहिष्णुता, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूप में राष्ट्रीय जन अपने अपने मस्तिष्क मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा को
आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। प्रिय छात्रों, लेखक के कहने का तात्पर्य है कि हर किसी की विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, मत अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन जो मूल भावनाएं हैं वो सबकी एक ही हैं। यदि हम खुले मन से विचार करें तो निश्चित तौर पे किसी में कोई व्यवधान उत्पन्न दिखाई नहीं पड़ेगा हमको। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। गाँव के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। प्रिय छात्रों, हर क्षेत्र की अपनी विशिष्टताएं हैं। भारत एक विशाल देश है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अनेक प्रकार के रीति रिवाज, बोली भाषा और परंपराएं हैं और उन सब में एक अलग ढंग का आनंद है। परंतु सम्यक रूप में देखा जाए तो वे सारे ही सारे भारतीय संस्कृति के एक आधार स्तंभ हैं। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी परिश्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार नहीं, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। प्रिय छात्रों, इसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। लेखक के कहने का तात्पर्य है, कई बार जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वजों के विचार हमारे विचार से हूबहू मेल खाते हों, लेकिन दोनों विचारों का अपना महत्व है। तो दोनों विचारों में टकराव न हो, वर्तमान और भूत दोनों का समन्वय स्थापित करें। हम उन विचारों को बोझ स्वरूप न समझते हुए उनसे कुछ प्रेरणा लेते हुए अपने विचारों को उसमें जोड़ते रहें, तो निश्चित तौर पे हमारा राष्ट्र उन्नति को प्राप्त होगा और हम तरक्की को प्राप्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा आपका पाठ राष्ट्र का स्वरूप, इसका वाचन। इसको सही ढंग से समझने के लिए आपको अपनी पुस्तक सामने रखनी पड़ेगी और उसको देखते रहिए और इसको सुनते रहिए। निश्चित तौर पे यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि अन्य छात्रों तक यह पाठ समझने में मदद मिले और आपको भी इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel.